नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अ, वीडियो मेंस जो कि हम जिसको कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी, इसका जो आने वाला एग्ज़ाम है, वो 2025 में होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, वो 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 9 जुलाई को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैथ्स का एक अच्छा खासा पोर्शन है, जिसमें अगर मैं कहूँ तो 32 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, पिछली बार भी काफ़ी सारे मैथ्स के क्वेश्चन थे, जो बहुत शानदार तरीके से पूछे गए। तो अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी के रिजल्ट के बाद आपके सामने सबसे पहले ये होगा कि आप वीडियो का पुराना पेपर ज़रूर देखें। जी हाँ, नए एग्ज़ाम को देने से पहले हमेशा आपके पास पुराने पेपर का सॉल्यूशन और पुराने पेपर के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। तो आपको ये वीडियो डेफ़िनिटली मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो वीडियो का पिछली बार पेपर हुआ था 2022 में कोरोना के बाद, उसमें जो क्वेश्चन बने थे, वो क्वेश्चंस का शानदार सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ विद स्मार्ट तरीके से। जी हाँ, और आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये पता चलेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया था। एक ट्रिग्नोमेट्री छोड़ी गई थी, लगभग मैं कहूँ, और बाकी सब कुछ मैथ्स का पोर्शन जो कि एसएससी में कंडक्ट आता है, वो सारा का सारा पोर्शन आपसे पूछा गया था। तो साथियों, अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी ऐप पर जाकर, जी हाँ साथियों, आप हमारी ऐप पर जाकर, हमारी ऐप का नाम क्या है? हमारी ऐप अनंत एजुकेशन पर जाकर आप एक बेसिक टू एडवांस का जो कोर्स है, उसको लेकर अपनी मैथ्स को तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, इस पूरे वीडियो मेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बने थे। तो आपको बार-बार मौका नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, और अच्छी मैथ्स अगर आपको पढ़नी है, तो आप हमारी ऐप अनंत एजुकेशन पर जाइए और वहाँ से जाके हमारा जो मैथ्स का बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स है, वो लीजिए और तैयारी को शानदार कीजिए। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो, तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8005703880 पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी अधिक जानकारी के लिए। चलिए साथियों, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। जी हाँ, स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स के साथ। और मैथ्स के जो प्रश्न थे, मैथ्स का मतलब मैथ्स के ही करेंगे हम लोग, और मैथ्स के जो प्रश्न थे बड़े ही शानदार थे, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए, एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत जो है 50 रन है। एक बल्लेबाज जो है 40 पारियों में, जो बल्लेबाजी औसत क्या है उसका, 50 रन है। कितनी पारियों में? 40 पारियों में। ये कई बार आया क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यानी उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 172 ज्यादा है। यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाए, तो बाकी 38 पारियों का औसत कितना होगा? 48 रन होता है। तो बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर क्या है? तो पहले हम इसके मेथड की बात करते हैं। तो बच्चों जरा देखना कि आपको बोला है कि 40 पारियां हैं। कितनी पारियां? 40। अगर 40 पारी में वो 50 रन का एवरेज बनाता है, तो कुल मिलाकर उसने कितने रन बनाए बेटा? 2000 रन बनाए। 40 गुणा 50 किया तो बेटा उसने 2000 रन बना दिए। कितनी पारियों में? 40 पारियों में 2000 रन बना दिए। अब अगर मैं उसकी दो पारियां, जो हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दूं, तो वहां पर उसका जो एवरेज है वो 38 पारी का बचेगा। कितना? 48 रन। अब यहां पर चलो मुझे गुणा करना पड़ रहा है, तो मैं करूंगा 38 गुणा 48, क्योंकि 38 पारी का एवरेज 48 है। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 8 इंटू 8 64 का 4। ठीक है, अब मुझे तो देखो वैसे करना पड़ेगा जैसे एग्जाम में आप करोगे। 8 बटी 64 कैरी 6 हो जाएगा। 8 या 24 और 6 30। 30 और 32 कितना होगा बेटा? 30 और 32 हो गया 62। ठीक है, 2 हासिल 3, तो 4 तिया 12। और अब देखो, ठीक है, अब देखो कितना हो गया था? 32 और 30 और 32 62 हो गया था, कैरी 6। अब देखो 6 3 चौक 12, 12 और 6 18, तो 18 से 24 हमारे पास आ गया। अब ये कितनी पारियों का है? ये है पूरी 40 पारियों का। अब देखो कैलकुलेशन में डर रहता है कि गलती हो सकती है, तो इसको आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको अभी, आपको मजा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखो इन पूरी 40 पारियों में से 38 पारी माइनस करूंगा, तो बेटा मेरे पास जो स्कोर बचेगा, वो बचेगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। जो अधिकतम पारी है और जो लोएस्ट पारी है उसका टोटल बचेगा। जी हाँ, कितना बचेगा? माइनस करिए, तो माइनस करने पर बचेगा 176। जी हाँ, अब क्वेश्चन में देखो आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है? 172 रन दिया गया है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है? अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये हो गई है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये हो गई है, और मुझे बोल रहा है कि उच्चतम स्कोर यानी एच का मान मुझसे पूछ रहा है। तो अगर मैं इसमें एच का मान निकालूंगा बच्चे, तो दोनों एल को काटूंगा, जोड़ा तो आएगा 2h, और दोनों को जोड़कर 176 प्लस 172 जोड़कर, यानी 2 का भाग लगाना है तो एवरेज निकालना है। और आप देख सकते हैं दोनों के बीच में 4 का अंतर है, 2 काट दो, तो 176 प्लस 172 का
जोड़कर आधा करना है, तो आएगा 174, इसका 76 और 72 का आधा 174 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा। लोएस्ट कितना होगा, लोएस्ट होगा 2 रन। अब देखो 174 प्लस 2 करोगे तो 176 आएगा, 174 माइनस 2 करोगे 172 आ जाएगा। तो ये तरीका तो इसका है। इसके अलावा अगर आप इसको करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो कैलकुलेशन ना करनी पड़े उसके लिए दिमाग लगाओ कि 40 पारी का एवरेज क्या है बेटा, 40 पारी का एवरेज है हमारे पास 50 रन, और 38 पारी का एवरेज कितना है अपने पास, 38 पारी का एवरेज है बेटा हमारे पास कितना, 48 रन। तो आप देखेंगे एवरेज में कितने की गिरावट आ गई, 2-2 की गिरावट आ गई। कितने की, 2-2 की गिरावट आ गई। अब इस बात को ऐसे समझना कि भैया जो 2 पारी है ना वो 50 की तो है ही, तो वो जो हाईएस्ट और लोएस्ट पारी है ना वो 50 रन की तो है ही, दोनों की दोनों एवरेज के हिसाब से। भाई 40 में से अपन 38 पे गए तो 2 पारी तो हमने हटा ही दी है, तो 2 पारी हटाई, वो दोनों पारी कितने की, 50 रन की है, तो 2 पारी 50 रन की हटाई, प्लस हमने क्या किया, इन सब में से 2-2 रुपए और कम, 2-2 रन कम कर दिए, कितनी पारी में, 38 पारी में। तो सब में से 2-2 और कम किए, तो 38 पारी में अगर मैंने 2-2 कम किए तो कुल मिलाकर मैंने 76 कम कर दिए। तो वो 76 इनमें कम किए, इसका मतलब उनके पास ज्यादा थे। तो ये टोटल किसका आ गया, ये आ गया टोटल हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का टोटल आ गया कितना है, 176। और देखो जो मैंने यहाँ निकाला कैलकुलेशन करके वो यहाँ निकल कर आ गया। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर हम तो यही करेंगे, जी हाँ आप करिए, लेकिन जिन्होंने मैथ्स हमसे पढ़ी है, जिनको फास्ट तरीके से करनी है, वो इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ गलती की संभावना हो सकती है पर यहाँ संभावना नहीं है। और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का मान क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 172 रन आपको दे रखा है। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट का मान कितना आएगा, 174, जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मेन कहानी यहाँ पर क्या थी, मेन कहानी यहाँ पर थी इसको सॉल्व करने वाली। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था, ये डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन था। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, और x का मान निकालना है। अब x पर जाइए, देखो अब x पर जाना है तो यार x पर जाने के लिए तो काफी सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन x का मान इन टर्म्स ऑफ y पूछ रहा है। x का मान कैसे पूछ रहा है बच्चे, इन टर्म्स ऑफ y पूछ रहा है। चलिए अब इसमें देखो क्या क्या आपको दिमाग में आएगा वो सुनिएगा आप सभी के सभी, बहुत मजा आएगा आपको उसको जानकर कि इसमें क्या क्या लॉजिक आपको दिए गए हैं। बहुत सारे लॉजिक आपको दे रखे हैं, अब देखते हैं कौन कौन से लॉजिक है, क्या हमें वो सब लॉजिकों के बारे में पता है क्या। जैसे जरा देखना, ये बेटा एक्स है, एक त्रिभुज है, देखो कौन सा वाला, एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, इसमें ए का मान एक्स दिया हुआ है, बी का मान 2x दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब हम एक कोण को बाहर की तरफ बनाते हैं तो बहिष्कोण बनता है, और इस बहिष्कोण का जो मान होता है ना वो इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो x प्लस 2x बराबर क्या होगा बेटा, 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों कोण x और 2x है तो ये वाला कोण जो होगा ना सी वाला अंदर की तरफ वाला, कौन सा वाला बेटा, ये वाला, ये वाला क्या होगा बेटा, ये वाला हमारे पास हो जाएगा 3x। कितना है, 3x, क्योंकि दोनों का योग। अच्छा अब आप सुनोगे आगे, तो जैसे दिमाग लगाया आपने तो वैसे आप पता क्या बोलोगे, जब मैंने इसको ऐसे मिलाया होता तो बेटा ये y है। ठीक है, अब देखो ये भी तो त्रिभुज बन गया हमारे पास, ये भी तो त्रिभुज बन गया हमारे पास, ये पूरा त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, इस त्रिभुज में ये भुजा आगे जा रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है बहिष्कोण होगा, यानी 3y वाला बहिष्कोण होगा, और इसका मान इसके प्लस इसके योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो 3y का मान होगा वो क्या होगा, 3y का मान जो होगा बच्चे वो इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो 3x प्लस y के बराबर हो गया। इसका मान जो होगा, क्योंकि ये वाली लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन जो है बेटा, वो लाइन जो है वो लाइन इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम करेगी, तो इसका और इन दोनों कोणों का योग जो होगा इसके बराबर होगा। तो 3y बराबर क्या हुआ, 3x प्लस y हमारे पास हो गया है। और जरा देखिएगा y माइनस किया तो क्या आ गया बेटा, 2y, 2y बराबर क्या हो गया, 3x हो गया। और y का मान निकालेंगे, x का मान निकालना है, तो x का मान क्या होगा, 2/3y हो गया। क्या हो गया, 3 का भाग लगा दो, 2/3y हो जाएगा, और 2/3y अपने पास है ऑप्शन बी में। तो ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था हमारे लिए, और बड़ा ही गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। चलिए, यदि 5 ब्रैकेट में 3/a गुणा b 1/2 बराबर 19 है तो a और b के मान ज्ञात करो। अब छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या, कोई भी बच्चा इसको पढ़ेगा तो वो उसको गुणा ही पढ़ेगा कि 5 गुणा 5 बाहर है तो गुणा में है, ये गुणा अलग से लिखा हुआ है। पर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा है बच्चे, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये है, जैसे हम लिखते हैं ना 5 सही 2/3, ये ऐसे लिखा हुआ है। पर ये लिखने वाले का जो तरीका है ना वो गलत है, मैं कहना चाहूंगा इस बात के लिए, लिखने वाले का तरीका गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। या तो वो ऐसे लिखा है बिना ब्रैकेट के 5 3/a, तो समझ में भी आया कि हाँ ये सही है। तो इसका मतलब ये है हमारा,
पहली बात तो ये। दूसरी बात है, उसको सिंपल करोगे आप, तो अब बताओ कैसे करोगे। अगर आप इसको सिंपल करोगे तो 5a प्लस 3/a ये लिखोगे, गुणा अगर हम बात करें इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2b+1 बटे में क्या होगा बेटा, बटे में होगा 2। ये आपके सामने होना चाहिए, ये होगा। तो अगर आप देखो इसको इससे गुणा करोगे +3 करोगे तो ये होगा। अब बराबर इसका मान क्या है 19। अब इसका मान अगर मैं कहूँ तो इसका मान आप सोच कर या अप्लाई करके निकालोगे। तो अगर वो भी करने की कोशिश करें, जैसे अब बी से ए से कटेगा तो बटे में जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आएंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे बेटर तरीका है गो टू ऑप्शन एंड वेरीफाई योर क्वेश्चन। सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन रखा 8 और 4, तो ऑप्शन फर्स्ट से ए से ए का मान रखा 8, तो 8 पंजे 40 प्लस 3 43 बटे 8 गुणा बी का मान क्या है 4 दुनिया 8 और 1 9, 9/2। क्या अब आप देखोगे 43/19 के बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 43 आ गया है, पहले छोड़ दो। बी से अगर हम ले तो बेटा बी से अगर हम देखें तो बी का मान ऑप्शन बी से ए का मान 7 है, बी का मान 3 है। तो ए का मान 7 रखा, 7 35 और 3 38। ये हो सकता है 38/8, नहीं 38/7। बी का मान है 3 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। तो आप देखो 7 से 7 कट गया, 19 से 19 कट गया, तो 19 बराबर 19 है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन से आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा कि ये क्वेश्चन जो तरीका है वो गलत है एकदम, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा, डेफिनेटली कंफ्यूज होगा। बट फिर भी हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से आता है। चलिए, कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या मतलब है कि वो फेल कितने नंबर से हुआ, 26 नंबर से फेल हुआ। लाया कितने हैं, 238। वो कह रहा है कि अगर मैं 26 नंबर और लाऊंगा तो मैं पास होऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको लाने कितने, 33%। पूछ रहा परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो आप देखिए, मुझे आवश्यक अंक 33 है चाहिए, लेकिन मैं लाया कितना हूं, मैं लाया हूं 238। अभी मुझे कितना नंबर और चाहिए, मुझे चाहिए 26 नंबर और। तो अगर मैं 26 नंबर और जोड़ूंगा तब मैं पास होऊंगा। तो इसका मतलब ये पासिंग मार्क्स इसके बराबर हो जाएंगे। तो बेटा 33% जो है ना, वो यहाँ पर किसके बराबर है, दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ा तो 6, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, तो जोड़ लो 264 आएगा हमारे पास। क्या आएगा, 264 आएगा। और 1% का मान अगर मैं निकालूंगा तो 264/33 हमारे पास होगा। और यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो बेटा 100% का मान क्या आएगा, 264/33। और 100% का मान निकाला तो गुणा 100 करेंगे आप लोग। चलिए देखो, ये कट रहा है क्या, बिल्कुल 8 बार कट रहा है। तो आंसर क्या आएगा, अधिकतम पूछ रहा है इसलिए 800 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सिंपल से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ये सीधा किसका अनुपात दे दिया है, लाभ का। तो बच्चों अगर लाभ का अनुपात 3:5 है तो इसका मतलब निवेश का अनुपात भी क्या होगा, 3:5 ही रहेगा। अब बोल रहा है क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपए निवेश किए और पी ने 72,000 रुपए कितने महीने के लिए निवेश किया, कितने महीने के लिए। तो मान लेते हैं कि पी ने जो 72,000 रुपए निवेश किए, वो मान लो 72,000 रुपए मान लो निवेश किए एक्स महीने के लिए। कितने महीने के लिए, एक्स महीने के लिए। और ऐसे अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू ने जो निवेश किया बेटा, वो किया 80,000 रुपए। ठीक है, कितने महीने के लिए, वो किया उसने 12 महीने के लिए। लेकिन आपको पता है ये निवेश का अनुपात है, दोनों के समय और पैसे के निवेश का अनुपात है। पर इनका जो अनुपात होगा ना बच्चे, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 3:5 के ही बराबर होगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जिस अनुपात में निवेश किया जाता है लाभ भी उसी अनुपात में हमको प्राप्त होता है। तो इसको सिंपल करेंगे। 8 से काटा 9 बार, 8 से काटा 10 बार। ठीक है, अभी कट रहा है क्या, 3 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 4 बार। ये मैंने कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पर रह गया 3x और यहाँ पर रह गया 40। ठीक है, अब ये निवेश का जो अनुपात है वो किसके बराबर होना चाहिए, 3:5 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो लाभ का अनुपात है वो 3:5 है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, 3x/40 लिख दो आप, इसके बराबर 3/5 लिख दो। बाकी अब काटने को यहाँ भी काट सकते हैं। 3 से 3 कट गया तो x बराबर हो गया 40/5। और 40/5 का मान निकाला तो इसका मतलब 8 आएगा। तो इसका मतलब पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया था। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए निवेश किया था। तो जो हमें नहीं पता था उसको हमने x माना, पर कैलकुलेशन हमने आसान तरीके से की है, कोई लेंदी तरीके से नहीं करी। और ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसा ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि पी और क्यू के पास कुछ धन है। यदि पी क्यू को 30 रुपए देता है तो क्यू के पास
पी के बचे हुए धन का दुगुना धन है। क्या बोल रहा है, देखो पी बोल रहा है पी क्यू को 30 रुपए देता है, तो पी के 30 रुपए कम हो गए और क्यू के पास जो धनराशि है वो पी के बचे हुए धनराशि का दुगुना है। परंतु यदि क्यू पी को 10 रुपए देता है तो क्या होगा, तो पी के पास क्यू के बचे हुए धन का तिगुना धन है, तो पी के पास राशि है। अब इस क्वेश्चन की पहले कंडीशन समझिए एक बार आप। मान लिया पी के पास राशि कितनी है, पी के पास राशि है एक्स रुपए, ठीक है। क्यू के पास राशि है बेटा, यहाँ पर आप बोलोगे वाई रुपए। एक बार आप बेसिक समझ लीजिए इसका, बहुत जरूरी है। ये आपको दे रखा है। अब बोल रहा है पी ने 30 रुपए कम कर दिए अपने, पी ने अपने 30 रुपए कम कर दिए, तो जब उसने 30 रुपए कम किए तो इसका मतलब पी के पास 30 रुपए चले गए। जी हाँ, पी का मतलब पी ने एक्स रुपए में से 30 रुपए कम कर दिए, तो इसका मतलब वाई के पास 30 रुपए बढ़ गए। जी हाँ, और वो क्या कह रहा है उस बात को पढ़िए एक बार आप। वो कह रहा है कि क्यू के पास जो राशि है वो पी की राशि का क्या है, यहाँ पर डबल है। तो मैंने एक्स और वाई माने इसलिए ऐसे लिख लिया। अब देखो 2x माइनस 60 बराबर वाई प्लस 30, और यहाँ पर हम थोड़ा सिंपल करेंगे तो वाई इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 90। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि क्यू पी को 10 रुपए देता है, अब बेटा वाई में से 10 रुपए माइनस करो। अब जब वाई में से 10 रुपए माइनस किए और वो किसको मिल गए, एक्स को मिल गए, तो एक्स को 10 रुपए बढ़ गए, तो बोल रहा है पी के पास क्यू के बचे हुए धन का तिगुना धन है। तो ये वैल्यू जो है वो इसका 3 गुना है, किसका, इसका 3 गुना है। तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 30 बराबर x प्लस 10। ठीक है, आप चाहो तो सब उधर ले जाओ या सब इधर ले आओ। तो अगर एक काम करते 3y को उधर ले जाते तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 40, क्योंकि 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ये दो बातें ध्यान रखिए। अब दोनों को सॉल्व करके आपको पी के पास राशि पूछ रहा है, तो एक्स का मान आपको निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर दोनों में वाई को सेम कर दो। तो अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं, वाई सेम कर रहा हूँ, तो होगा 6x माइनस 3y। 3 से गुणा किया 90 तिया 270 हमारे पास हो गया। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y बराबर माइनस का 40। ठीक है, अब दोनों सेम हो चुके हैं, तो माइनस करो, माइनस प्लस साइन चेंज करना होता है, तो प्लस कट गया, ये कट जाएगा, तो 6 में से 1 गया तो 5 है, बराबर हमारे पास क्या हुआ 200 नहीं 310 हमारे पास हो गया। तो x के पास आ गया 310 बटा 5, इसका आंसर आ गया कितना, 62 रुपए। क्या होगा, 62 रुपीज इसका सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 62 रुपीज है। और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये अगर हम कहें तो आप इक्वेशन बेस्ड हमारा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर रेशियो की फॉर्म में भी आप कर गए, लेकिन वहां पर 2 बार चेंज किया गया तो वहां पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मेट होगा। अगर रेशियो में भी करोगे तो थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, लेकिन मैं तो कर पाऊंगा, लेकिन टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। तो बेस्ट तरीका आपके लिए यही है, बेसिक वाला। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप चीजों को सरल करूंगा। चलिए, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि पर्याप्त है कि नहीं है, कौन सा डेटा सफिशिएंट जिसको बोलते हैं हम लोग। कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है आपसे पूछ रहा है। शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर बराबर वर्ष है। शिक्षक की आयु, द एज ऑफ द टीचर इज एज मैनी एज ईयर्स एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जितने बच्चे हैं उतनी ही उस टीचर की आयु है, ये कहना चाह रहा है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में यहाँ पर लिखा हुआ होता है औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि, तो एक यहाँ लिखा हुआ है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड। ठीक है, आपको ये कहना चाह रहा है। अब वो कब कह रहा है कि जब टीचर की आयु को इंक्लूड कर दिया गया है तब ऐसा हो रहा है। तो मैं एक बार इसको समझाना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए कि टीचर की आयु x है, तो बच्चों की संख्या भी क्या होगी, x हो जाएगी। चलो, तो टीचर की संख्या मान लिया आपने x, नहीं टीचर की आयु मान ली x, बच्चों की संख्या भी क्या होगी, x हो जाएगी। अब मेरी बात बताना, मान लो वहां पर हम बात करें, बच्चे हमारे पास है ही नहीं, पहली बात तो बच्चों की संख्या ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो बच्चों की कक्षा में औसत आयु क्या है मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर शिक्षक की आयु की संख्या दे रखी है, बच्चों की संख्या टीचर की आयु जो दे रखी है बच्चों की संख्या के बराबर दे रखी है, और शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तब जाके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या है क्या, पहले बताओ। अब मान लो जैसे बच्चों की संख्या n है, ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी है, n है, तो टीचर की आयु भी क्या होगी, x हो जाएगी, n हो जाएगी। ये बात आपको पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं है, लेकिन वो किसके बराबर है, शिक्षक की आयु के बराबर है। ये ध्यान रखिए। अब उनका जो एवरेज है मान लो x है, बच्चों का एवरेज क्या है, x है। इसमें अगर शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो n जोड़ दिया जाए, तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर टोटल जो लोग हैं वो n+1 हो गए हैं। ठीक है, टोटल जो लोग हैं बेटा वो कितने हो गए, n+1 हमारे पास हो गए हैं। और यहाँ पर एवरेज जो है ना बेटा वो भी क्या हो रहा है, 1 साल बढ़ गया है। क्या हो गया, 1 साल बढ़ गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको n का मान जो है बच्चों की आयु निकालनी है, एवरेज आयु यानी x का मान निकालना है। तो nx प्लस n बराबर nx प्लस n प्लस x प्लस 1, ये हो गया। तो nx से nx कट जाएगा बच्चे, n से n कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है मुझसे, यहाँ पर पूछ रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, जो x मैंने बच्चों की एवरेज मानी थी वो पूछ रहा है मुझसे। तो इस क्वेश्चन को जरा देखो, यहाँ पर क्या इसका आंसर निकालना संभव है क्या, एक बार जरा देखिए ढंग से एक बार, कि यहाँ पर अगर मैंने मान लिया कि पहले हमारे पास n बच्चे थे जिनकी एवरेज क्या थी x थी, टोटल आयु क्या हो गई, टोटल आयु हो गई nx। ठीक है, अगर उसमें टीचर की आयु जो कि हम n वर्ष है, अगर मैंने उसको शामिल कर लिया है तो वहां पर n वर्ष शामिल करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जब शिक्षक को शामिल कर लिया गया तो औसत आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक को शामिल किया तो लोगों की संख्या कितनी हो गई, n+1 हो गई है। तो n+1 यहाँ हो गया है, और यहाँ पर जो औसत आयु है वो भी 1 वर्ष बढ़ गई है। तो औसत आयु x मानी थी तो 1 वर्ष बढ़ गई है। उसको खोला तो यहाँ पर देखो आपके सामने सब कुछ कट गया और x का मान क्या आ गया, -1 आ गया। तो क्या आप यहाँ से -1 कभी, अगर आप किसी की औसत अगर आप बोलेंगे तो माइनस हो सकती है? जी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर दोनों के दोनों उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि एक्स वाई और जेड मिलकर एक कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन के बाद एक्स चला गया, शेष कार्य को वाई और जेड ने 10 दिन और अधिक लेकर पूर्ण किया, तो एक्स अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले देखो, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं उसने कहा। वो बोल रहा है कि 3 दिन बाद तीनों ने साथ काम किया, 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद एक्स चला गया। तो ये बताओ 4 दिन में कितना काम किया, 4 डेज का वर्क कितना है वो बताओ। तो सर 4 दिन का काम किया 10 दिन में से। भाई 4 दिन का काम कर लिया कितने में से, 10 दिन में से काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया, अगर हम देखें 2/5 काम कर दिया। अब बताओ शेष काम कितना बचेगा। तो बेटा रिमेनिंग जो वर्क है, शेष काम जो है वो कितना बचेगा, 1 - 2/5। और 1 - 2/5 का मतलब कितना बचा काम, 3/5। और 3/5 काम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो शेष कार्य वाई जेड ने मिलकर 10 दिन और लेकर पूरा किया। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 काम जो है वो किसने पूरा किया, डब्लू नहीं, वाई और जेड ने मिलकर पूरा किया। ये वर्क है, कितने दिन में, 10 दिन में पूरा किया। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है एक पूरा काम करते, तो बताओ अगर ये पूरा काम करें तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 × 5/3 दिन में पूरा काम करेंगे, यानी 50/3 डेज में पूरा पूरा काम करेंगे, ये कह रहा है। लेकिन पूछ रहा है एक्स कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों काम करते हैं तो तीनों काम करते हैं बेटा कितने दिन में, 10 दिन में। और एक्स वाई और जेड अगर मैं बात करूं तो वाई जेड कितने दिन में कर रहे हैं, 50/3 दिन में कर रहे हैं। तो मुझसे एक्स का पूछ रहा है तो आप क्या करो, लघुत्तम ले लो पहले। लघुत्तम लिए तो 50, 50 में 10 का भाग लगाया तो 5, और इसका भाग लगाया तो 50/3 यानी 3। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं एक्स की एफिशिएंसी निकालूंगा तो एक्स ने 5 में से 3 काम निकाल दो, कितना बचेगा, 2 काम किया होगा। 3 काम तो वाई जेड ने किया और मुझे 50 काम करना है। तो 50 काम को अगर मैं 2 की स्पीड से करूंगा बेटा तो आंसर कितना आएगा, 25 डेज इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा बच्चे, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख लीजिए दोबारा से, भाई 4 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, तो 4 दिन में जो काम 10 दिन में वो कर सकते थे उसमें उन्होंने 4 दिन काम किया। तो 4/10 यानी 2/5 काम उन्होंने फ्री कर दिया। शेष काम कितना बचा, एक में से 2/5 काम निकाला, तो बचा कितना, 3/5 काम, और वो काम वाई जेड ने 10 दिन में पूरा किया। तो वो वाई जेड पूरा काम करते तो कितना में दिन में करते, 50/3 दिन में करते। और बोल रहा है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 10 दिन में करें, वाई और जेड मिलकर इसको 50/3 दिन में करें, तो बताओ एक्स कितने दिन में करेगा। तो लघुत्तम लिया, दोनों का 50 आया, 50 में 10 का भाग लगाया तो 5 आया, और 50/3 का भाग लगाया तो 3 आया। तो माइनस किया तो एक्स का मान क्या आ गया बेटा, 2 इसका राइट आंसर हो गया है ना। 2 यूनिट काम हो गया, और 50 काम को 2 की स्पीड से करेगा तो 25 दिन इसका राइट आंसर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है आसान तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूटी, क्या कह रहा है, एक स्कूटी 50,000 रुपए नगद अथवा 10,400 रुपए
नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो सकल ब्याज की दर 25% है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, वो या तो 50,000 में ले लो आप इसको, और अगर 50,000 में नहीं ले सकते तो आप उसको 10,400 रुपए की नगद पेमेंट करके, डाउन पेमेंट देकर, ठीक है, 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। अब बोला सकल ब्याज की दर 25% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उसने यहाँ पर 25% का क्या कर दिया, उसने बेटा 25% का मतलब वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया, और डाउन पेमेंट 10,400 का दे दिया, 50,000 रुपए राशि है, तो उस पर कर्जा जो है वो कर्ज कितने का बचेगा वो बताओ पहले तो। 50,000 की चीज में से आपने 10,400 रुपए क्या कर दिए बेटा, माइनस कर दी, क्योंकि इतना पे कर चुके हो आप। तो पे कर दिए तो 39,600 रुपए का कर्जा आपके माथे पर रह गया। कितने का? 39,600 रुपए का कर्जा आपके माथे रह जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसको आपको 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितने किस्तों में चुकाना है? 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो आप बताओ कैसे चुकाओगे। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ब्याज की दर प्रति 25% है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है बेटा, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब आपको ध्यान है 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो आप बताइए प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। चलिए, तो अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना एक बार। तो सबसे पहले आप पे जो कर्ज बचा है ना बेटा, वो कितना बचा है, 39,600 रुपए का आप पे कर्ज बचा है। ठीक है, अगर आप पे 39,600 रुपए का कर्ज बचा हुआ है ना, तो पहले देखो आपने 4 साल में आपको चुकाना है। तो सबसे पहले देखो 4 साल बाद आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बताओ। यानी आपको 39,600 रुपए आपको देने हैं। 39,600 रुपए आपको आज देने हैं। लेकिन अगर 4 साल बाद दोगे तो इसमें 4 साल का ब्याज भी तो देना पड़ेगा आपको। तो 4 साल का ब्याज 25% से आप निकालो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ब्याज कितना पड़ेगा आपको वो चेक करना है। तो ये कट गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब आपके 4 साल में ब्याज भी कितना पड़ा बेटा, 39,600 रुपए का ही ब्याज पड़ेगा। तो टोटल आप पे जो कर्जा होगा वो कितना होगा, टोटल अमाउंट जो आपको लौटाना है 4 साल बाद, वो 39,600 प्लस 39,600, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 78 एक उनिया 79,200 रुपीज आपको कर्जा देना है। अब समझना इस बात को कि आगे कैसे करेंगे। बेटा अब आपको किस्त चुकानी है। अब सुनना किस्त कैसे चुकाओगे। मान लो आज आपने 100 रुपए की किस्त चुकाई, कितने परसेंट ब्याज दर से, 25% ब्याज दर से। लेकिन अब जब आप एक किस्त चुकाओगे तो आपके पास कर्जा कितने साल का रहेगा, 3 साल का कर्जा रहेगा। तो आपको पहले किस्त पर आपको 3 साल का आपको क्या मिलेगा, ब्याज। यानी जैसे मान लो मैंने आपको 100 रुपए किस्त जमा करा दी, और मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको भाई 25% की दर से मैंने 3 साल के लिए आपको का पैसा दे दिया, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 75 रुपए। तो आपके लिए मिश्रधन कितना होगा, 175 रुपए हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब मैंने आपको 100 रुपए दिए, पर आपके पास एक तरह से वो पैसे अगर मैं आपको एक साथ 4 साल बाद पहुंचाता तो आपको कितने रुपए मिलते, उस पर 175 रुपए मिलते। ठीक है, तो ये मान लो आपको 100 रुपए मैंने दिए, तो आप 175 रुपए आपको रिसीव हो गए 4 साल बाद के हिसाब से। अगली किस्त अगर 100 रुपए की है, 25% ब्याज की दर है, समय अगर 2 साल के लिए उसके ऊपर बचेगा ब्याज, तो ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपए। तो 150 रुपए आपका ब्याज हो गया, साथ मिश्रधन हो गया 150 रुपए। अगला अगर 100 रुपए है, तीसरी किस्त 100 रुपए की है, 25% रेट है, टाइम अगर हमारा एक रह जाएगा उसके लिए, जो 1 साल, देखो इसके बाद एक किस्त बचेगी तो 1 साल का ही पैसा रहेगा, और इस पर ब्याज मिलेगा 25, तो मिश्रधन हो जाएगा 125। ठीक है, और अगर मैं लास्ट की बात करूँ, 100 रुपए हमारे पास है, 25% ब्याज की दर है, लेकिन जो लास्ट किस्त आपने चुकाई उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जी हाँ, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अभी मैं और डिटेल में समझा दूंगा इसको। तो आपका जो ब्याज है 25 है, तो यहाँ पर मिश्रधन कितना रहेगा, 100 रुपए ही रहेगा। भाई इससे मानो, मैं मेरे ऊपर आज कर्जा कितना है, मेरे ऊपर कर्जा अगर मैं आपको 4 साल बाद दूंगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पे कर्जा कितना है, मेरे पे कर्जा है 79,200 रुपए का। मेरे ऊपर कर्जा क्या है बेटा, मेरे ऊपर कर्जा है 79,200 रुपए का कर्जा मेरे ऊपर है, मैं मान के चल रहा हूँ। पर उन कर्जे को मैं किस्तों के रूप में लौटाऊंगा। तो मान लो मैंने आपको 1 साल बाद किस्त लौटाई, देना तो मुझे जो 4 साल बाद है वो कितना है, 79,200 रुपए। लेकिन मान लो मैंने आपको आज 100 रुपए किस्त दी, तो ये जैसे 100 रुपए किस्त है ना, पहले साल के एंड में दूंगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 साल लिख रहा हूँ। तो मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो इसका मतलब मेरे पास कर्जा 3 साल का और बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको 100 रुपए जो आज दे रहा हूँ वो आपके पास पड़े हैं, लेकिन वो पैसे 4 साल बाद जब मेरा कर्जा उतरेगा, तो वो 100 रुपए 4 साल बाद यानी 3 साल बाद वो पैसा जो हो जाएगा। तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आपको किस्त 100 रुपए की दूंगा 1 साल बाद, लेकिन ये मान के चलो जो 100 रुपए मैं दूंगा उसके 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 175 रुपए हो जाएंगे। सेकंड किस्त में आपको दूंगा 100 रुपए की, वो 2 साल बाद, उसके 2 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 150 के हो जाएंगे। 1 साल पता है ना क्यों कम किया, क्योंकि आपने देखो शुरू में तो डाउन पेमेंट दे दिया,
उसके बाद सिर्फ आप किस्त चुका रहे हैं। तो इस तरह से तीसरी किस्त आपने 100 रुपए की दी, तो उस पर जो पैसा पड़ा है वो 1 साल के लिए पड़ा होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और जो लास्ट वाली किस्त आपको जब मैं दूंगा तो मैं आपको बोलूंगा हिसाब क्लियर, तो उस समय 25 पर 0, 0 और 100 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। तो अब देखो, अगर आप 100 रुपए की किस्त पे करते हैं तो आपने कुल मिलाकर अगर आप देखो कितना पैसा लौटा दिया, तो अब जोड़ोगे तो देखो ये हो गया, जुड़ के कितना हो गया, ये हो गया 300, और 300 400 500 550 रुपए आपने लौटा दिए। और 550 यहाँ पर कितने किस्त पर, 100 रुपए किस्त पर। तो 550 किसके बराबर है बेटा, ये है देखो 792 जो है भविष्य में हमारे 550 के बराबर होने चाहिए। और आपको यहाँ पर 100 रुपए की किस्त निकालनी है, 100 का मान निकालना है, तो 550 का मान दे रखा है। 11 से काटा 5 बार, 11 से काटा 7 बार, 2 बार और 0 बार, ठीक है। और काट लो इसको, तो ये कट जाएगा 144। तो यहाँ पर किस्त की राशि कितनी आएगी, 14,400 रुपए किस्त की राशि आएगी। और मैं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जाम के अंदर। और बेसिक अगर आपको नहीं पता इस चीज का तो आप इसको गलत करेंगे। आप 100 रुपए शुरू में मान के करेंगे, ठीक है, बट गलती नहीं करनी है आपको, 100 रुपए शुरू में नहीं मानना, पहले इंटरेस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। इसमें प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 8% की कमी और तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या है, आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज आपको दे रखा है। 1 लाख जनसंख्या आज है, 1 लाख है ना, 5 जीरो लिख दी, गुणा आपको क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। तो कोई चीज अगर 5% बढ़ती है तो कितना हो जाती है, 105% हो जाती है। अगले साल वो क्या होगी, अगर वो अगले साल 8% कम होगी तो बेटा वो 92% ही होगी, ठीक है। और जो तीसरी बार की बात करें, तीसरे साल में 3% की वृद्धि हुई तो 103% हो गई। तो आप देखो यहाँ जितनी जीरो कट रही है वो काट लो, तो 2 4 5, 5 कट गई। अच्छा, अभी 2 से काटा तो 46, 2 से काटा 5, 5 से काटा 21। अब आपको गुणा करना है, गुणा करने पर इकाई अंक देख लो सबसे पहले तो, 1 इंटू 3, 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 3 18 का 8। तो इकाई अंक 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर बी नहीं होगा और सी डी नहीं होगा, तो आंसर ए और सी में से एक होगा। ये ध्यान रखिए पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ऐसा नंबर जो कि 21 यानी 3 से और 7 से कटना चाहिए। तो देखो इन दोनों नंबर में 3 और 7 से कौन कौन कट रहा है, तो बताओ, ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 3 से कट गया, 4 3 12, 3 से कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। 9 कट गया, 8 और 4 12, 8 और 4 12, ये भी 3 से कट गया। अब ऐसा नंबर जो कि 7 से भी कटेगा तो वो आंसर होना चाहिए। बाकी तो आप गुणा करेंगे ही करेंगे। अगर मैंने 7 का नियम देखा है, तो 7 का नियम क्या होता है कि 3 का पेड़ बनाओ, माइनस करो, तो 498 में से 99 घटाया तो बचेगा 399, है ना। और 399 में अगर मैंने किसका 7 का भाग लगाया तो जा रहा है बिल्कुल 7 5 35, 749, ठीक है। और अगर इसको भी देख लेता हूँ, अगर इसको भी जाएगा तो भैया मुझे फिर गुणा ही करना पड़ेगा। 448 में से मैंने माइनस किया 98 और लेस किया तो 0, ये हो गया। 44 में से 9 गया तो हम बोलेंगे कितना, 35। अरे भाई दोनों के दोनों नंबर जा रहे हैं, तो सीधा सीधा तो डीएस का इस्तेमाल करना है, बाकी लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। अगर 3 का और देखो उसका मल्टीपल नहीं है, बाकी तो गुणा कर लो। तो डीएस निकालोगे तो देखो मेरे पास गुणा आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 21 गुणा 46 गुणा 103। बाकी आप 23 का भाग भी लगा सकते हो अगर आपको 23 पढ़ आता है तो। पर डीएस निकालो, 3 डीएस इसका हो गया, 6 और 4 10 का डीएस 1 हो गया, 3 और 4 का 4 हो गया डीएस, यानी इसका डीएस हो गया 12, 12 यानी 3 हो गया। अब 3 देखो डीसीएस कितना है, ये 9 9 9 सब कट गए, 8 और एक 9 बचा 3, ये सही है। 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 2 बचा, 4 और 2 6, ये आंसर नहीं होगा भैया। चलिए, तो डीएस से फाइनली हुआ इसका, तो इसका निस्तारण निकाल लिया हमने, अब ऑप्शन निकाल दिया। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 99,498। इस एग्जामिनर ने देखो, सोचो वीडियो के पेपर में ये सब चीजें दी गई है, यानी आपको मैथ्स तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। आप देखिए ना सारे क्वेश्चन में कहीं ना कोई लॉजिक डाला गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है क्यू² प्लस 3Q प्लस, उसके बाद क्यू प्लस 5, 5Q प्लस 6 और Q² प्लस 4Q+3, ये आपको दे रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा पहले तो आप कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज दे रखी है। ये आप देखोगे कि ये Q² है, वो हिंदी में
और ये क्यू नहीं, ये जी नहीं है, क्यू है ये। और ये भी क्यू स्क्वायर है। ये भी 4Q है। अब क्वेश्चन ठीक लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। अब मुझे बोला इनका एलसीएम निकालना है, आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालूंगा? सबसे पहले इनको सिंबल बनाऊंगा। देखो, क्यू स्क्वायर प्लस 3Q, इसका मतलब है कि क्यू तो है ही, और यहाँ पर देखो क्यू प्लस 3 बचेगा हमारे पास। मैंने क्यू कॉमन ले लिया। उसके बाद है क्यू स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 6, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक तोड़ेंगे। तो इसको जब तोड़ोगे तो आएगा बेटा क्यू स्क्वायर या Q+3 और Q+2, इसका फैक्टर आएगा जब तोड़ेंगे ना, तो ये आएगा। कैसे तोड़ोगे इसको? 3 और 2 की फॉर्म में लिखोगे आप, ठीक है। 3Q+2Q लिखोगे, जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। उसके बाद हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस 4Q+3 हमारे पास है। और अगर जब इसको तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा Q+3 और Q+1, ये आएगा। अब जब आपने तोड़ लिया तो इसको आपको पूछ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है बच्चे? तो एलसीएम एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप इन तीनों में देखो सबसे पहले कॉमन क्या है? तो कॉमन है Q+3, कॉमन है। अब देखो जो बच रहा है ना, देखो यहाँ बचा Q, वो ले लो। यहाँ बचा Q+2, वो ले लो। और Q+1 वो ले लो। तो जो बचा हुआ था सब ले लिया, तो एलसीएम क्या हो गया अपने पास? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये इसका बच्चे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। अगला क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। वह पुण्य किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको क्या होगा? सीधा सीधा अगर हम बात करें तो हानि होगी। बताऊं क्यों? सुनो। अब मान लो सीपी 100 रुपए है, मान लो सीपी 100 रुपए है। तो आपने जब 10% मूल्य बढ़ा दिया, तो बेटा अंकित मूल्य कितना लिख दिया आपने? 110 रुपए लिख दिया। भाई 100 रुपए था अंकित मूल्य, और 10% बढ़ाया, तो बेटा कितना हो गया? 110 रुपए हो गया अंकित मूल्य। 100 रुपए मूल्य था क्रय मूल्य, तो उसको बढ़ा के 10% बढ़ा के 110 लिखा। लेकिन आपको 110 पे छूट देनी है, अब कितने की? 10% की। तो 110 को आपने 10% कम किया तो 90% रह गया। तो आप देख सकते हैं, जी हाँ, हमें छूट देने के बाद क्या होगी? हानि होगी। 99 यानी 100 वाली चीज आपने 99 में बेची, तो बेटा यहाँ एक का नुकसान हुआ, तो एक की हानि हो गई है। और आपको पूछ रहा है क्या रुपए लिखा हुआ है? नहीं, रुपए रुपए नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या होगा? लॉस होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सक्सेसिव तरीका है, यानी आप एक्सपाई वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। वह पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। और नाव की स्थिर पानी में चाल क्या होगी? आपसे पूछ रहा है। वैसे मैं बताऊं, ये क्वेश्चन 10th क्लास की बुक का एज इट इज क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो 8, इसका आंसर बिल्कुल 8 इसका आंसर होगा। किसका? नाव की स्थिर की चाल का और धारा की चाल का 3 होता है। ये याद है, क्वेश्चन कई बार पढ़ा है इसलिए। बट इसको करना कैसे? सुनो। अब देखो, आपको पहले ध्यान रखना है कि धारा के अनुकूल, देखो यहाँ पर धारा के प्रतिकूल और अनुकूल, आपको ये पता होना चाहिए कि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल अलग अलग चाल होती है। जी हाँ। तो धारा के प्रतिकूल और अनुकूल, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर जो अपस्ट्रीम है, जो अपस्ट्रीम स्पीड है, वो आप मान लो कि आपकी स्पीड स्पीड जो है वो यू है। और जो डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के अनुकूल में, इसकी स्पीड को क्या मान लिया आपने? डी मान लिया। तो अगर आप मान लो कि अनुकूल में अगर आप 44 किलोमीटर जा रहे हो, और सबकी चाल क्या है बेटा? डी है। तो 44/D प्लस 30/U है। तो इसमें समय कितना लग रहा है आपको? समय लग रहा है यहाँ पर 10 घंटे। और अगली बार आप क्या कर रहे हो? अगली बार आप 55 जा रहे हो धारा के अनुकूल, और 40 जा रहे हो प्रतिकूल। तो आपको 13 घंटे का समय लग रहा है। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इक्वेशन सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? यहाँ पर सबसे पहले डी और यू के मान निकलेंगे। और डी और यू क्या है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा नाव की स्थिर जल में स्थिर पानी में चाल आपकी क्या होगी। तो पहले इन दोनों का मान निकलेगा, उसके बाद वो आंसर आएगा। ठीक है।
तो जरा समझना, आप एक-एक चीज को समझना कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर u का मान निकालना है तो d को समान कर दो, d का निकालना तो u को बराबर कर दो। तो यहाँ पर u को देखो, अगर ये 30 है और ये 40 है तो इनके कोएफिशिएंट जो है उनको बराबर करना है। 30 को बराबर करने के लिए लघुत्तम लोग 120, तो आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए। इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है? अब जरा सुनना, आपने जब इसको गुणा किया बच्चे तो ये आ जाएगा 176 डी प्लस 120 यू बराबर 40। इसको किया होता तो 165 डी प्लस 120 यू बराबर 39। अब देखो सिंपली माइनस करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा इक्वेशन की फॉर्म में। इसको घटाओगे तो बचेगा बेटा 11 डी, 11/d बराबर बचेगा यहाँ पर 1। तो डी का मान निकालेंगे तो बेटा डी का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर डी का मान जो आ रहा है वो 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब इस 11 मान को आप कहाँ किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो। तो 11 रखा तो 44/11 प्लस 30/u बराबर 10 है। तो कट गया 4 बार। तो आप देखोगे कि 30/u का मान जो आया वो आ गया हमारे पास, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, ये u है। और u का मान निकालेंगे तो बेटा u का मान जो आएगा, u का मान आएगा अपने पास 30/6 यानी 5। तो ये d का मान और ये u का मान आ चुका है हमारे पास। और d और u का मान हमारे पास ये है, तो d क्या है, d है d क्या है यहाँ पर, अनुकूल वाली चाल है। अनुकूल, अनुकूल का मतलब है कि उस समय वहां पर जिस समय जिस डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है उस डायरेक्शन में पानी भी जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम माने कि x प्लस वाई, एक्स चाल किसकी है, एक्स चाल है यहाँ पर व्यक्ति की शांजल में, और y किसकी चाल है, पानी की। तो ये 11 है। तो x माइनस वाई का मान आपको कितना दे रखा है बेटा, 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x का मान पूछा तो 2x बराबर आ गया 16, और x का मान आएगा बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, 8। तो ये इसका करेक्शन मतलब करेक्ट आंसर था। तो आप देखिए कि मैथ्स के क्वेश्चन का एक अच्छा लेवल पूछा गया था, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बट अगर आपको कुछ चीजें पहले से बहुत सारी चीजें आती हैं तो आप इनको बहुत सरल तरीके से कर सकते हो बच्चों। अगला क्या है, बोला किसी संख्या के 3/4 का 2/4, यदि 24 किसी संख्या, अच्छा 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/4 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। मान लेते हैं कोई संख्या x है, उस संख्या के 3/4 का 2/3 जो है ना बेटा वो 24 है, ये आपको दिया गया है। तो पहले संख्या निकाल सकते हैं, जी हाँ। तो अगर मैं बोलूं x का मान क्या आएगा, 24, इसको मैंने और 2 कर दिया तो ये ऊपर चला गया, तो x का मान आ गया 48। लेकिन मुझसे कह रहा है कि उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो इसका x का 1/4 पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो लल्लू सा क्वेश्चन है, 48 गुणा 1/4, तो 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 और 18 है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब ये समचतुर्भुज के ऊपर क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन भी मैं कहूंगा। समचतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको समचतुर्भुज के बारे में पता है तो। आपको दोनों विकर्ण की बात कर रहा है समचतुर्भुज के। चलिए सबसे पहले समझिए कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या काटते हैं बेटा, समकोण पर काटते हैं। तो अगर इसके विकर्ण की लंबाई की बात करूं बेटा तो सुनना जरा, एक विकर्ण की लंबाई है 24, तो ये पूरा 24 है। तो विकर्ण पर समद्विभा विकर्ण हमेशा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये 24 है बच्चे तो ये क्या होगी बेटा, 12 ही होगी। ये 12 है, और ये अगर देखें तो यहाँ पर ये पूरी 18 है, तो ये क्या होगी, 9 होगी। तो समचतुर्भुज में आप देख सकते हैं समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण हमेशा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बेटा ये अगर पूरी 24 है तो ये 12 होगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये पूरी 18 तो ये 9 होगी। तो क्या ये समकोण त्रिभुज बन गया, जी हाँ समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखो अगर आप मन में काटो तो देखो 3 से काटा 3, 4 तो ये 5 होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15। ठीक है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में जानना तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा ना बच्चे वो किसके बराबर होगा, वो होगा एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर के बराबर होगा। तो एओ का मान कितना है, एओ का मान है 9, 9 का स्क्वायर, बी का मान बीओ का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर
करा तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ा तो आएगा बेटा 225, जो कि होगा AB का स्क्वायर। तो क्या आएगा 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया ए। पर आपसे प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले परिमाप क्या होगा। तो अगर ये 15 आई तो परिमाप कितना होगा बेटा, परिमाप इसका हो जाएगा 60। परिमाप कितना हो जाएगा बेटा, परिमाप हो जाएगा इसका 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिमाप पूछे तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर meets a line passing through center। ठीक है, OQ। चलिए इस क्वेश्चन में पहले सर्किल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पकड़ना एक बार, अगर समझ आ जाए तो। ये सर्किल है, सर्किल का केंद्र क्या है, O। अब बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र, नहीं, वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु वृत्त का बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ है, तो इसका मतलब ये है कि P यहाँ नहीं है, P बाहर है, ओ सॉरी Q यहाँ नहीं है, Q बाहर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेंटर है। ओके, ये सबसे पहले समझिए कि ये हमेशा समकोण होता है, पता होना चाहिए आपको। ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, और ये बिंदु Q है। ठीक है, अब बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो कि O केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, तो रेखा से Q पर मिली है। ठीक है, यहां तक क्लियर कर दिया। अब PQ की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो अगर आपको पता है कि ये समकोण है तो बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5, ये आपको दे रखी है, और इसकी लंबाई है 12। सबसे पहले बताओ क्या ये समकोण है, तो ये कर्ण होगा क्या। जी हाँ, तो PQ का मान क्या होगा, तो PQ बराबर क्या होगा बेटा, OQ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, माइनस OP का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। 12 का स्क्वायर 144, माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, 5 12 13, पर आंसर 13 नहीं है, 144 माइनस 25, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 119। क्या आया, आंसर आएगा 119, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको चीजों को समझना है और बहुत आसानी से इसका आंसर निकालना था। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए बस। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वाले दो व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। यानी 2 महिलाएं आई हैं जो कि 2 पुरुषों को बदलेंगी, 2 व्यक्तियों को बदलेंगी। इन दोनों महिलाओं का औसत आयु क्या है। तो देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो पहले समझिए कि अगर बेसिक से बात करूं, देखो 8 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज क्या है, एक्स मान लो, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 8x। उसमें दो व्यक्ति जो 20 और 24 साल के हैं उनको निकाल दो, और 2 महिलाएं जोड़ दो, जो कि 2 महिलाएं रिप्लेस करेंगी। ठीक है, अगर उन 2 महिलाओं ने इन्हें दोनों पुरुषों को रिप्लेस किया, तो जिनको रिप्लेस किया उनकी आयु को माइनस करो, और जिनकी आयु ला रहे हो उनको जोड़ लो। अब यहाँ से जो एवरेज है ना बेटा, वो आपका एवरेज कितना बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया है, आपको ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया है। तो देखो खोलोगे तो 8x कट जाएगा, तो 8x माइनस 20 माइनस का 24 प्लस P प्लस Q, अभी मैं शॉर्टकट से भी बताऊंगा इसको, 8x प्लस 16, तो 8x से 8x कट गया, ये दोनों माइनस के तो हो जाके प्लस के हो जाएंगे, तो P प्लस Q जो है बेटा वो कितना हो जाएगा, 20 और 24 मिला के 44, 44 उधर जो जुड़ गया तो 60 हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे, 16 प्लस 44, तो P प्लस Q का मान हो जाएगा बेटा 60, और P प्लस Q का मान 60 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा दोनों का, तो एवरेज हो जाएगा बेटा, टोटल 60 है, डिवाइड बाय 2 कर लो आप, तो एवरेज क्या होगा, 30 वर्ष इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, 30। एक तरीका तो ये, सेकंड शॉर्टकट देखना एक बार। बेटा आपको पता है कि 2 वर्ष की जो है चेंजेस आ रही है सभी में, तो उन औरतों ने
इन दोनों आदमियों को रिप्लेस किया। तो अगर मैं बात करूं कि P प्लस Q का डायरेक्ट मान क्या होता, मानो दोनों महीना P और Q की है, तो उन्होंने जिसको रिप्लेस किया उनको जोड़ो। उन्होंने 20 और 24 को रिप्लेस किया तो खुद लाइए। खुद का उनका जो आयु है वो खुद का आयु इनके बराबर तो है ही, लेकिन साथ में इनसे ज्यादा भी है क्योंकि 2 वर्ष आपने सभी 8 लोगों में बढ़ा दिया। तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो 60 आएगा। और अगर आपको एवरेज निकालना है तो देखो शॉर्टकट से कितना आसान हो गया, टोटल 60 डिवाइड बाय 2 लोगों का है, तो एवरेज क्या आएगा बेटा 30, इसका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सिंपल सा डायग्राम बेस लग रहा है। दिए गए चित्र में सी जो है कौन एसीडी का समद्विभाजक है, कौन एसीडी का समद्विभाजक है। यदि कोण ए बराबर 55 है और ए बी बराबर बीसी दे रखा है, ए बी बराबर बीसी दे रखा है, तो आप समझना जरा। तो आपको बोला कौन ए सी ई का मान, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। चलो लगाते हैं दिमाग, कुछ तो मिलेगा। और यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ ये कोण ए सी डी का समद्विभाजक कौन है, सी। चलो समद्विभाजित कर रहा है, बराबर है। बेटा पहले बताओ ये 55 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 55 होगा कि नहीं होगा। और ये अगर 55 है तो इस पूरे का मान क्या होगा, इस पूरे का मान जो होगा वो होगा कितना, 125। और 125 तो ये आधा होना चाहिए, तो 125 का आधा कितना होगा, 62.5। यही पूछ रहा है वो आपसे, ए सी ई यानी 62.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना। इजी क्वेश्चन, ज्योमेट्री तो बहुत इजी हो जाती है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के अनंत हल विद्यमान है। रैखिक समीकरण आपको दे रखा है, अनंत हल आपसे पूछा गया है। तो जब भी आपको समीकरण दिए जाए तो आप एक कंडीशन ध्यान रखिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये है, तीनों चीज बराबर हैं, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, अनंत हल। तो उल्टा पढ़ो, अगर अनंत बोला गया है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी कंडीशन वर्क कर रही है। तो a1 क्या होता है, a1 होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है बेटा, 1 है। a2 का गुणांक कितना है, देखो नीचे x का गुणांक क्या है, k+1 है हमारे पास, ये रख दीजिए। फिर b1 का मान क्या है, जो y का गुणांक है पहले वाले में वो रखो, तो k+1। और नीचे b2 का मान जो y का गुणांक है वो क्या है, 9, रख दो यहाँ पर। उसके बाद c1 c2 का मान क्या है, c1 का मान 5 है और c2 का मान 8k-1 है। यानी C1 C2 जो होते हैं, जो बराबर में हमारे उस तरफ होते हैं, या कहें जिसमें x और y के पद नहीं होते, वो हमारे C1 C2 का काम करते हैं। अब इनमें से चाहे इनको ले लो चाहे इनको ले लो, किसी को भी ले लो, तो पहले दो को ले लेते हैं हम लोग। और इसके लिए कंडीशन ही आपको ध्यान रखनी है, 1/k+1 हमारे पास है, बराबर k+1 बटा 9 है। ब्रज गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 9। अगर 9 का स्क्वायर हटाऊंगा तो k+1 का मान क्या आएगा, मतलब स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेटा k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो k का मान 2 रखोगे तो ये तीनों में जो x y और मतलब जो अचर पद है, दोनों समीकरण सेम से लगेंगे। जैसे रखो तो x+3y बराबर 5, अगले में रखो 2 और 1 3x प्लस 9y बराबर, इसको रखोगे ये आ जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 1 15। तो आप देख सकते हो, जब मैंने k का मान 2 रख के देखा, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, तो ये 3 गुना हो गई ना, सब 3 गुना हो गए। तो वेरीफाई कर लिया मैंने साथ के साथ, तो आंसर क्या है, 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ये है 13/5 का दशमलव में मान कितना है। 13/5 है, ये दशमलव में मान पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले 13 का 13 रखो, और नीचे क्या है, 125 हमारे पास है। पता है आपको, 125 का चाहो तो भाग लगा लो, पर 125 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ ना तो 1000 हो जाता है। तो ऊपर भी 8 से गुणा करो तो हो जाएगा 104, ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर आंसर आएगा बेटा 0.104, इसका वैल्यूएशन हो जाएगा 0.104, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चे भाग लगाएंगे तो भाग लगा लीजिए, आंसर यही आएगा। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर का मतलब समझते हो, समांतर का मतलब समझते हैं कि इसके आमने सामने के कोण बराबर हैं। तो बेटा अगर ये कोण x है तो ये कोण भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और अगर ये x है तो केंद्र पे बनने वाला कोण जो होता है, परिधि पे बनने वाले कोण का क्या होता है, डबल होता है। तो ये x है तो ये क्या होगा बेटा, 2x होगा, हाँ या ना। बेटा ये अगर x है तो ये क्या होगा, 2x होगा। और इस पूरे का मान क्या होगा, तो 2x प्लस x कितना हुआ, 3x। भाई जिसको नहीं आ रहा सुनना एक बार, मतलब सुनना समझना सभी।
ये x है और दोनों समांतर चतुर्भुज है पूरा का पूरा, तो ये दोनों कोण आमने सामने कोण समान होंगे समांतर की वजह से। और ये अगर x है तो ऊपर वाला क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि केंद्र पे बनने वाला कोण परिधि पे बनने वाला कोण का डबल होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस x बराबर 360 डिग्री होना चाहिए। तो 3x बराबर 360 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 120 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, ए सी बी का मान क्या होगा, 120 हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये बोल रहा है यदि 2x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो ए का मान क्या है। पता है आपको, जब ये गुणनखंड है ना, तो ये गुणनखंड इसका गुणनखंड है, तो ये इसमें पूरा पूरा भाग देगा, और पूरा पूरा भाग देने का मतलब क्या होगा, शेषफल 0 होगा। शेषफल जीरो रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 2x माइनस 1 को आप 0 के बराबर करिए। जिसका भाग लगा रहे हैं ना, मतलब आपको पता है शेषफल 0 बचेगा, तो आपको जिसका भाग लगाना है उसको आप सबसे पहले क्या करिए, उसको सबसे पहले आप 0 को बराबर करिए। तो 0 के बराबर किया तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ से आप x का मान निकालिए, यहाँ से x का मान आएगा 1/2, और इस 1/2 मान को जिसमें आप भाग लगा रहे हैं उसमें रख दीजिए। तो 2x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 हमारे पास है। तो बताओ 2x का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 का क्यूब कर लो आप, प्लस a, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 1/2 प्लस a प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0। कब, जब आपने x का मान इसमें क्या रखा, रख 1/2, तो ये पूरा 0 होना चाहिए, क्योंकि शेषफल 0 है यहाँ पर आएगा। तो सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2 से 1/4 रह जाएगा सीधा सीधा, ये रह जाएगा a/4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास, ये हो जाएगा 11/2 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास a रहेगा और ये 3 रहेगा बराबर 0। तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करोगे तो 1 का 1, a का a, ये 22 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये 4 12 हो जाएगा। सबको 4 से गुणा कर दिया तो a और 5 ये हमारे पास हो गया, ठीक है, और इनको जोड़ोगे तो एक, ये हो गया 34 और एक 35, 5a प्लस 35 बराबर 0। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, -35, और a का मान निकालोगे तो a का मान हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा, -7। तो ऑप्शन सी। तो ये इसका बेस्ट तरीका है, इसके अलावा इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से नहीं कर सकते आप, यही एकमात्र तरीका होता है जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को करो। जब भी आपको गुणनखंड बोले तो आप इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। चलिए, ये हमारे पास कोई कंसेप्ट लिखा है क्या, देखें, कैलकुलेशन है। तो 0.2 का क्यूब, अब देख लो आपके सारा का सारा सिलेबस पूछ लिया है, यानी एक तरह से a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे देखो a का स्क्वायर, और पॉइंट भी समान है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। पता है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, a, मैं लिख देता हूँ पूरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है बच्चे, उसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं, इस पूरे ब्रैकेट को देखूं, इस पूरे ब्रैकेट में इस ब्रैकेट का भाग लगा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो मैंने लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ है ना। अब आप क्या करिए, अब आप इस क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ पर पुट करिए, पुट ए इक्वल्स टू 0.2, बी इक्वल्स टू 0.3 और सी इक्वल्स टू 0.5, ये पुट कर लीजिए आप। और जब मतलब 0.2 की जगह ए करिए, 0.3 की जगह बी करिए, 0.6 की जगह जीरो इसकी जगह करिए, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइनली बचेगी एबीसी। और देखो ये सेम आ गया, 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब, 0.5 का क्यूब, ऐसे ही 3abc, नीचे भी हमारे पास सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ए का मान 0.2, बी का मान 0.3 और सी का मान 0.5, और जब जोड़ोगे तो आएगा 1.0। ठीक है, 10 है ना, इसका मतलब 1.0 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए, क्योंकि देखो ना आप, एक फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ, ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरह से आपके सामने एक फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया है, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे एक 100 रुपए दोगे, एक 100 रुपए दे दो तो तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि तुम मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। ठीक है, दोनों के पास क्रमशः कितने रुपए हैं? अब देखो, जब दोनों के पास की बात कर रहा है, एक क्वेश्चन भी पहले भी आया था, आपने देखा होगा, लेकिन वहां दोनों की वैल्यू नहीं थी, वहां सिर्फ एक की वैल्यू थी, पी या क्यू वाला क्वेश्चन था शायद, लेकिन यहाँ दोनों की है। तो आप इसको ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। जैसे बोल रहा है कि पहला मित्र दूसरे से कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, तो इसको 100 रुपए दे देगा तो ये 240 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। तो क्या ये इसका 2 गुना धनी हो गया? क्या नहीं हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। अगर ये इसको 100 रुपए दे देगा तो ये 150 हो जाएगा और ये 70 रह जाएगा। क्या 1.5 गुना धनी हो जाएगा? नहीं रहेगा। अगर ये इसको 100 रुपए दे देता है, सुना मेरी बात, ये 100 रुपए दे देता है तो 130 हो जाएगा और ये क्या रहेगा? 70। क्या 2 गुना है? क्या नहीं है। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, 140 और 70 2 गुना हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, अब मान लो इसने इसको 10 रुपए दिए, ऑप्शन डी से, ये 40 और 170 अपने को दिए हैं। पहली कंडीशन, ये इसको नहीं, ये इससे ले ले, 100 रुपए ले ले तो 140 हो जाएगा और ये 70 रह जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, 2 गुना हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ओके, देख सकते हो। और अगर ये इसको 10 रुपए दे दे तो ये 30 रुपए रहेगा और 180 हो जाएगा ये। तो कितना गुना है? 6 गुना है, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन से करिए। लेकिन अगर मेथड की बात करें कि सर मेथड से बताइए, तो मेथड भी देखिए आप इसको कैसे करेंगे। वही मान लो कि दोनों के पास, पहले के पास x रुपए हैं, उसके पास y रुपए हैं, तो वो बोल रहा है कि y को बोला तुम तेरे y रुपए में से 100 रुपए कम कर दे और मुझे 100 रुपए दे दे, तो मेरे पास तेरे दुगने हो जाएंगे, उसका दुगना पैसा इसके पास आ जाएगा। तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। अगर मैं इसको सिंपल बनाऊंगा तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई। ऐसे अगर हम आगे बात करें, वो इससे 10 रुपए ले रहा है तो ये 10 रुपए कम हो जाएंगे, तो इसका 6 गुना जो होगा वो किसके पास हो जाएगा? y के पास। 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। तो आप बोलोगे 6x माइनस वाई बराबर 70। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर क्या है कि किसी एक का मान निकालो, दूसरे का पता चल जाएगा। तो ये अगर आप करेंगे वैसे सॉल्व, मैंने आपको बता, देखो इसको 2 गुना करो तो हो जाएगा 12x। मैं लिख देता हूँ 12x माइनस 2y बराबर 140। नीचे वाले समीकरण 2 से गुना किया तो x माइनस 2y माइनस 300 माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि साइन सेम करना है और मतलब सेम है, डिफरेंट करना है, तो होगा 11x और ये हो जाएगा 440। तो बेटा x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 40 और x का मान 40 एक ही ऑप्शन में, और 40 रखोगे तो y का मान निकालोगे तो y का मान आएगा 170। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सरल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा? तो ये सीधा क्वेश्चन है वॉल्यूम का। अर्धगोले का आयतन आपसे पूछ रहा है। अब देखो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा अर्धगोले का? 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है? 3 है। 2/3 पाई को रखा है ऑप्शन में जिंदा उसने, 3 का क्यूब आपको करना है 27 होता है, 27 3 से कट गया 9 बार, तो 9 दूनी 18 पाई इसका आंसर होगा। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां करवा सकता है वो आपसे। ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। 8 वर्षों बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। चलो बताओ, ऋतु और प्रिया अनुपात क्या है? अनुपात नहीं दे रखा है, बाद में देखा 7 वर्ष, अच्छा 8 वर्ष बाद दे रखा है, तो अभी रुक जाओ, 8 वर्ष का बाद को पकड़ते हैं हम लोग। तो 8 वर्ष बाद अनुपात क्या है? 7:8 है। और आज का औसत कितना है? आज का औसत 22 है। 8 वर्ष बाद, तो फिर बताओ 8 वर्ष बाद, मैं सारा काम किसके बाद कर रहा हूँ? 8 वर्ष बाद कर रहा हूँ। 8 वर्ष बाद योग क्या होगा बेटा, या औसत क्या होगा? 8 वर्ष बाद औसत जो होगा वो 8 वर्ष बढ़ जाएगा। तो जिनका औसत आज 22 है वो 8 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और औसत अगर 30 हो गया तो योग जो होगा बेटा, वो योग क्या होगा? योग होगा
2 गुणा 30, क्योंकि 2 लोगों का है तो 60 वर्ष हो जाएगा और योग। और अगर योग 60 है तो आपको बताओ कि प्रिया कितने की होगी। प्रिया का रेशियो कितना है, 7:8 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 7/8, तो प्रिया 7/15, 7:8, टोटल 15 गुणा 60 यानी हो जाएगी 28 साल की प्रिया। और ऋतु के निकालेंगे तो ऋतु का क्या है बेटा, अच्छा उल्टा लिख दिया, ऋतु का पहला है, ये ऋतु है, और प्रिया का क्या हो जाएगा बेटा, 8/15 गुणा 60, हो जाएगा 32 वर्ष। पर ये सब कब है, ये सब 8 वर्ष बाद है। तो वर्तमान में बताओ कितने की होगी। वर्तमान में अगर हम बात करें ऋतु कितने की हो जाएगी, ऋतु हो जाएगी 8 वर्ष बाद यानी 20 की, और प्रिया जो होगी 32 माइनस 24 की। पर पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, दो कम कट किया कर गया 18, दो कम किया तो 22, तो अनुपात क्या आया, 9:11। पर अब पूछ क्या रहा है, ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा। तो ऋतु का प्रिया की आयु के साथ अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9:11 यानी 11:9। इसका एक ही ऑप्शन है, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है आपको, क्योंकि इनमें से कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोला गया है। 2 अंक की संख्या उलट जाती है जब इस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। मैं आपको कहूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको, सारे के सारे अधीनस्थ बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिए सारे के सारे मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए, लेकिन फिर भी हमने जहां जहां अप्रोच हो सकती है लॉजिक लगाने वाली, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, अच्छे तरीके से बताया। देखना जरा, 2 अंक की संख्या उलट जाती है जब इसका 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले संख्या मानो आप, इसको मैं ऑप्शन से करवा दूंगा बट कोई नहीं, आप इसको वैसे समझिए। संख्या आपको माननी है 10x+y, हमेशा संख्या इस रूप में ही माननी होती है, जिसमें y इकाई अंक है और x क्या है बेटा, दहाई अंक, और दहाई अंक हमेशा 10 से गुणा होता है, इकाई अंक 1 से गुणा होता है। इसका विपरीत क्रम क्या होगा, 10y+x हो जाएगा। अब बोला इस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा गया, तो ये संख्या है बेटा 10x+y। इसी का 1/5वां भाग निकालो पहले, तो 1/5 किसका, 10x+y का, इसका 1/5 भाग निकाला और इसमें जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कह रहा है, संख्या उलट जाती है, पलट जाती है, यानी अंक विपरीत हो जाते हैं। तो अंक हो जाएंगे बेटा 10y+x हमारे पास हो जाएंगे। चलिए इसको सिंपल बना लीजिए अब आप। तो अब आप देखो सिंपल बनाओगे, देखो पहले इन दोनों में ये एक है, ये 1/5 है, तो कितना होगा, 6/5, 6/5 ब्रैकेट में 10x+y बराबर 10y+x हमारे पास है, 5 ऊपर गुणा कर दो, तो हो जाएगा 60x+6y बराबर 50y+5x। तो घटाओगे, पहले तो x घटाया तो बचेगा 55x, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये बचेगा तो 44y, या ऐसे कर दो बराबर में 44y। तो काटा तो x बटा y का रेशियो क्या आ गया बेटा, 4/5, यानी संख्याओं का अनुपात 4:5 है। संख्या आपने क्या मानी थी, 10x+y। तो अगर अनुपात 4:5 है, तो सुनो मेरी बात, तो संख्या क्या होगी बेटा, सबसे पहले समझना, अनुपात आपके पास क्या है, 4:5 है। तो आपने 10x+y आपने माना, तो जो संख्या आएगी 10x का मान कितना रख लो, 4, रेशियो है इसलिए। अब बोलोगे सर रेशियो में आपने कैसे माना कि ये रखना है, बताता हूँ अभी आपको। तो 40 और 5 45, ये रेशियो है। अब मैं इसका देखो, या तो 4/5 होगा या 8/10 होगा, पर 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x और y यहाँ पर क्या है, अंक है। अगला 12/15 नहीं पॉसिबल है क्योंकि अंक है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो यही सिर्फ अंक हमारे पॉसिबल होंगे, 4 और 5। तो संख्या आ गई 45 और पूछ रहा है 40%। 40% संख्या का 45 का 40% जो होगा बेटा, 2/5, 9 दूनी 18। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आएगा आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 700 रुपए को 3 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिए को चुकता करने के लिए कुल कितना ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 4% है, 3 वर्ष का ब्याज है, तो 3 वर्ष का जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है वो लगा लीजिए आप।
ठीक है, 3 वर्ष में कितना परसेंट आएगा। बट यहाँ सारे ऑप्शन हमारे पास एक ऑप्शन पॉइंटों में है, ठीक है। तो जरा देखो एक बार, 4% जो है ना उसका मतलब है 1/25। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 25 रुपए होगा तो बेटा अमाउंट जो होगा ना वो होगा कितना होगा, 26। 25 पे 1 रुपए ब्याज, 26 रुपए हो गया। और 3 साल का है तो क्यूब कर लो आप इसका। अब आप सोचो क्यूब करने में जाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे, तो एक तरीका हमारे पास ये है। पर यहाँ से बेस्ट मैंने आपको बताया ना, सीधा 3 वर्ष का फॉर्मूला लगाओ सीआई वाला। मतलब सीआई का 3 वर्ष का फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला परसेंटेज वाला लगाओ, 3% को मिलाने वाले, 4+4+4 प्लस एक, देखो तीनों एबीसी होता है, फिर ए को बी से गुणा करो, 4×4=16, फिर बी को सी से गुणा करो, 4×16, और फिर उसके बाद ए को सी से गुणा करो, 16/100। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 100 करो, एक बार तीनों को गुणा करो, 64/10,000। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 प्लस 0.48 प्लस 0.0064। तो फाइनली आ गया 16.4864%। ये सीआई आ गया। और 700 रुपए का निकालना है आपको। तो यहाँ पर वैसे तो देखो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, परेशान मत होना। 700 का 16.4864, ठीक है। परसेंट आया, पॉइंट आया। 700 रुपए को 3 वर्ष के लिए 4% की दर से 3 साल में आपको पूछ रहा है कितना इंटरेस्ट होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो गुणा करें, 16×7=112, यानी बड़ा ऊपर चला गया। अब जोड़ेंगे इसको तो 4×3=12, तो ये हो गया, प्लस 0.48 हमारा ये हो गया, 0.0064 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, 12.4864% ब्याज हो गया। तो सीआई आ गया बेटा 700 रुपए पर 12.4864% का आपको ब्याज निकालना है। और पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा बेटा, अब देख सकते हो आप अपने पास आंसर कौन सा बच रहा है। हटाया तो ये कट गया, अब दो को 2 जीरो कट गई है। अब देखो 12×7=84, 84 से ऊपर है, यानी इकलौता आंसर क्या है, सी। क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों में आंसर आ रहा है, साफ दिख रहा है। बाकी आप गुणा करेंगे, 7×7=28 का 8, कैरी 2, 42 और 2=44 का 4, कैरी 4, 56 और 4=60, कैरी 6, 28 और 34 का 4, कैरी 3, 87। तो यहाँ पर 4 जीरो है, तो ये आ गया 87.40, 87.40। तो ये तो वैसे भी होना था, क्योंकि इकलौता बचा है हमारे पास जो पॉइंटों में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्तियों से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14, 26, 40 और 30 घंटे प्रति प्रति सप्ताह देते हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा औसत समय पर प्रति सप्ताह कितना दिया जाता है। औसत के क्वेश्चन काफी पूछे गए, तो नंबर्स हमारे पास काफी हैं, जैसे कि 20, 14, 26, 40 और 30। आपको एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज आप इस कोई भी नंबर उठा लीजिए। देखो 40 होने से, जो 40 बहुत बड़ा नंबर है, 14 होने से सबसे छोटा नंबर है, 20 में कौन से नंबर है, 20 और 26। तो एक काम करते हैं, एवरेज मान लेते हैं 20। तो आप एवरेज के लिए क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे इनको जोड़ेंगे, जोड़ लो। ये 20 से कितना ज्यादा, 0। ये 20 से कितना कम, 6। ये 20 से कितना ज्यादा, 6। ये 20 से कितना ज्यादा, 10। ये 20 से कितना कम, 10। अब आप सबको देखो, 6 से 6 गया, 10 से 10 गया, तो एवरेज क्या आ गया बेटा, एवरेज आ गया 20। बहुत आसान है, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। चित्र वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे गए। चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको जब भी एक ट्रायंगल में कोई बीच में लाइन खींची गई है, तो आपको देखना है कि क्या यहाँ पर समरूपता सर्वांग समता का लॉजिक है। अगर एक ही त्रिभुज में है तो समरूपता हो सकती है। समरूपता के लिए आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल ढूंढने हैं, और जो दो ट्रायंगल आपके सामने है उन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, यहाँ पर समरूप करना है। तो समरूप देखो पहले बार, ये बड़ा त्रिभुज देखोगे, इस बड़े त्रिभुज में और छोटा त्रिभुज ये है, तो बेटा ये वाली भुजा जो है, इस ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। देखो ट्राइंगल पूरा पूरा लेते हैं,
एल एम के व ट्राइंगल पी एन के। इन दोनों ट्राइंगल में देखो डायरेक्ट करना है वैसे तो, पर समझा रहा हूं कि कोण जो एम है ना, इसका वो कोण एन के बराबर है बिल्कुल। कोण जो के है वो दोनों में कॉमन है। जब ऐसा है कि जो दो त्रिभुजों के दो कोण समान है, बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा, एल एम के जो होगा सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन के। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मुझसे पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात करो, तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो भी समान होता है। तो संगत भुजा इसकी छोटे की क्या है, एक्स है, बड़े की क्या है, बड़े की है ए। ठीक है, ऐसे ही छोटे त्रिभुज में ये वाली भुजा कितनी है, सी, और बड़े की भुजा कितनी है, तो बड़े की भुजा में लोग बी मान लेते हैं, पर ये बी यहां से यहां तक का है, लेकिन ये पूरी लंबाई क्या होगी, बी प्लस सी होगी। ठीक है, क्या होगी, बी प्लस सी। जब छोटे की लंबाई आपने ये एक्स ली है तो ये बड़े की लंबाई क्या होगी, ए होगी। छोटे की लंबाई ये होगी तो बड़े की लंबाई पूरी होगी, क्योंकि त्रिभुज तो पूरा है। तो यहाँ पर अपने पास एक्स का मान क्या आएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। ए सी अपॉन बी प्लस सी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 225 और उनका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उनके लैसियम ऐसे के बराबर होता है। तो फर्स्ट इनटू सेकंड दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है ये इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, तो फर्स्ट संख्या 25 है, सेकंड मुझे पता नहीं है, मैंने सेकंड छोड़ दिया। एलसीएम 225 है और एचसीएफ 5 है, तो दो दूसरे का मान निकालोगे, 225 गुणा 5 बटा 25, तो 25 से गया 9 बार, तो 9 5 45। दूसरा नंबर क्या है बेटा, 45, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चीजों को समझिए, बहुत जरूरी है समझना। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने के लिए सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी, यानी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो बेटा आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। मैंने पढ़ते पढ़ते कर लिया, क्यों, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर में, तो ये क्या होगा, पूरा 120 सेंटीमीटर होगा, ये 135 सेंटीमीटर होगा। तो बोल रहा है मापने के लिए आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। इसके लिए बेटर क्या चीज, क्या ऑप्शन पे जाओ, 30 का भाग यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इनको माप लोगे पर इसको नहीं माप पाओगे। तो 30 के बाद कौन सा बचा, 15, तो इनका एचसीएफ है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर से आप इसको माप सकते हो। तो बेटा इस तरह से हमारे जो 32 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे वो मैंने आपको बखूबी बताए। जहां जो चीज में कंफ्यूजन था वो भी मैंने क्लियर किया कि क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और आपको वीडियो के लिए मैथ्स बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी है, देखो मैंने आपको डिटेल में भी बताया है, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से भी बताया है, जहां पॉसिबल है मैंने आपको दोनों तरीके से बताए हैं। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से, तो आप हमारी ऐप अनंत एजुकेशन को इंस्टॉल करिए। ये आपको प्ले स्टोर पे और आईओएस पे दोनों पे मिलेगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क करिए। आप हमारा वीडियो वाला कोर्स लेकर अपनी तैयारी को, वीडियो के लिए जो हमारा बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स है वो लेकर तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। अभी आपको हमारे सभी कोर्सेज पर आपको 30% का ऑफ मिल रहा है। तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे सेशन से जुड़िए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। डेफिनेटली यू विल लव इट, कि आपको बहुत पसंद आएगा ये सेशन। चलिए, मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और कमेंट करके जरूर बताना, शेयर जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच।